हेलो एवरीबॉडी, हम इस वीडियो से शुरुआत करने वाले बीटीएच गॉड्स फ्लेम एम्पर स्टोरी की। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि इस स्टोरी को बीटीएच के ओरिजिनल ऑथर ने नहीं लिखा है, यानी कि एक ऑफिशियल स्टोरी नहीं है। हालांकि तुम्हारा भाई से फिनिश कर चुका है और मैं कह सकता हूँ कि स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। बस बात ऐसी है कि इसमें करीब 3000 चैप्टर्स हैं, जिसकी वजह से एंड में जाते जाते चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हालांकि कुछ लोग जे डायनेस्टी और सोल एंड 2 जैसी नोवेल्स के बारे में बोल रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग फ्लेम एम्पर को सपोर्ट कर रहे हैं। सो चलो फिर इसे ट्राई किया जाए। लेकिन मैं पहले इस बात को क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर मुझे लगता है कि आप सभी को स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो मोस्ट लाइकली मैं इसे बीच में ड्रॉप कर दूंगा। बेसिकली पूरा मैटर आपकी सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करने वाला है। हालांकि जो लोग सोललैंड और जे डायनेस्टी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो हमारे दूसरे चैनल एनिमे गार्डन को। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। हम वहाँ पे भी काफी एक नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं, तो आपको चिंता लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर की कोई मनुआ नहीं है तो आपको इसकी स्पेसिफिक इमेजेस नहीं मिल पाएंगी। खैर डोंट वरी, मैं सिमिलर इमेजेस को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए चीजें आपको कैसी लग रही कमेंट्स में जरूर बताते रहना, जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहे। बीटीएच की फ्लेम एम्पर की स्टोरी के शुरुआती कुछ एपिसोड्स इन्हें हम काइंड ऑफ टेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर ये सही परफॉर्म करते हैं तो स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी, नहीं तो वी माइट हैव टू चेंज फ्यू थिंग्स। हमारे दूसरे चैनल को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि वहाँ पे भी काफी एक्सप्लेनेशंस आना शुरू होने वाली हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो डेफिनेटली उन्हें चेकआउट कर लो। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द कमेंट सेक्शन, जिससे आप लेटेस्ट न्यूज से हमेशा अप टू डेट रहोगे। चलो अब बात करिए इस स्टोरी की। जैसा कि हमने बैटल थ्रू द हेवंस की एंडिंग एपिसोड में देखा था, जियानो स्पेस शटल में एंटर कर जाता है। वहीं पे बीटीएच गॉड्स फ्लेम एम्पर की स्टोरी उससे थोड़े पहले से शुरू होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी वजह से आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो उन्हें मैं टाइम टू टाइम क्लियर करता रहूंगा। इस स्टोरी की शुरुआत होती है तब से जब जियान ने हंटेंडी को हरा दिया होता है। जैसे कि उस युद्ध के खत्म होने के बाद जियान, जुन्नर और कायलिन की ग्रैंड वेडिंग होती है और इसे पूरा दुगी कॉन्टिनेंट विटनेस करता है। ये शादी काफी शानदार और रोमांटिक थी। फिर कहा जाता है कि जियान और उसकी दोनों बीबियां काफी समय तक दुगी कॉन्टिनेंट घूमते रहे। नॉर्मल लोगों को ऐसा लगता था जैसे तीनों गायब हो गए हों। बस कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो जानते थे कि इस दुगी कॉन्टिनेंट की देखभाल जियान कर रहा है और उसकी दोनों वाइफ 2D क्लास में ब्रेकथ्रू करने के लिए लगातार रिट्रीट में। अब तक जमा एम्पायर के अंदर की वो बूटिंग सिटी एक फर्स्ट ईयर सिटी बन चुकी होती है और वो छोटी शाओ फैमिली एक बहुत ही विशालकाय क्लैन में बदल चुकी थी। एक ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर हम एक काले कपड़ों में इंसान को लेटे हुए देखते हैं। इसके मुंह में एक घास का तिनका होता है। वो ब्लैक क्लोथ मैन जिसकी आंखें आसमान को देख रही होती है, वो स्माइल के साथ कहता है, जब से यहाँ पे मेरी टीचर से मुलाकात हुई है मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। जब हम इस जगह को ध्यान से देखते हैं, ये जगह काफी ज्यादा जानी पहचानी लगती है। ये वही शाओ मैनर के पीछे का बैक माउंटेन था और ये दुगला पतला सा लेटा हुआ इंसान इस दुगी कॉन्टिनेंट का सुप्रीम पावर हाउस है। यही वो लेजेंडरी फिगर होता है जिसने हंटेंडी को हरा के दुगी कॉन्टिनेंट को कैटास्ट्रॉफी से बचाया था। समय सच में बहुत तेज गुजरता है। देखते ही देखते उस बिग वॉर को हुए अब करीब 10 साल हो चुके हैं। जब जियान ने हंटेंडी को हरा दिया होता है, दुगी कॉन्टिनेंट में काफी लंबे समय तक खुशियां मनाई जाती हैं। इसमें पहला खुशी का कारण ये होता है कि अब दुगी कॉन्टिनेंट से वो हनक्लेन नाम का वायरस पूरी तरह से साफ हो गया है और दूसरा कारण एक फाइटिंग गॉड के जन्म लेने का होता है। हम जियान को खड़े होते हुए देखते हैं। आसमान में बन रही उन रिपल्स को देख के जियान कहता है, ये हवा ये बिल्कुल वैसे ही है। समय बहुत तेज निकल गया। भले जियान यहाँ पे खड़ा हो गया और लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसके नीचे ही घास पे खड़े होने के बाद भी वो घास की पत्तियां बिल्कुल झुकती नहीं है, वो अब भी एकदम सीधी खड़ी हुई थी। तभी सामने का स्पेस फटता है। एक ब्यूटीफुल फिगर उसमें से बाहर आई थी। वो जियान को देख के स्माइल करती है। तुरंत ही जियान के कानों में उसकी क्रिस्पी सी आवाज जाती है। वो कहती है, ब्रदर जियान। जैसे जियान का ध्यान जुन्नर के चेहरे पे जाता है, उस ब्यूटीफुल सी स्माइल को देख के वो भी खुश हो गया था। जियान कहता है, सक्सेसफुल। जुन्नर जियान को चमकती हुई आंखों से देखते हुए बोलती है, ऐसा तो बिग ब्रदर जियान आपकी हेल्प की वजह से हो पाया है। अगर आपने उस मिस्टीरियस प्लेन चैनल को ओपन करके हमें उस ओरिजिन चीज को ऑब्जर्व करने का मौका नहीं दिया होता तो शायद अब भी इस दुगी कॉन्टिनेंट में कोई भी 2 दिन ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। ये सुन के जियान जुन्नर को टाइटली हग कर लेता है। वो कहता है, जब तुम्हें तुम्हारे फादर ने यहाँ पे टॉर्च एंशिएंट जेड को हासिल करने के लिए भेजा था, शायद उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा कि वो इतनी कीमती चीज को खो देंगे। जुन्नर की आंखें भी इस वोटिंग सिटी के बैक माउंटेन को देखती हैं। वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड महसूस करती है। आखिरकार हर एक चीज की शुरुआत यहाँ से हुई। यहीं पे दोनों का बचपन गुजरा, जिसकी वजह से दोनों साथ आ पाए हैं। जुन्नर कहती है, बिग ब्रदर जियान आप हमेशा से मेरे दिल के हीरो रहे हो। ये सुन के ठरकी जियान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सीधा जुन्नर के लिप्स पे हमला कर देता है। ये देख के शुरुआत में तो जुन्नर भी चौंक
गई थी, लेकिन इस बार वो भी पीछे नहीं हटती और कुछ इस तरीके से वुडेंग सिटी के बैक माउंटेन पे और भी फूल खिलने लगते हैं। खैर जब ये दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे, एक स्पेशल क्रैक से दो मिडिल एज मैन बाहर आते हैं। जब इनकी आंखें सामने की सीन को देखती है, ये दोनों अपने आप को सूखी तरीके से खांसने से रोक नहीं पाते। इनमें से एक कहता है लगता है हम गलत समय पे यहाँ पे आ गए। हालांकि जियान और जुनर दोनों की अपीयरेंस पहले से कुछ चेंज नहीं हुई होती, लेकिन दोनों के और एकदम एक्सट्रीमली टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुके हैं। इस समय दोनों फाइटिंग गॉड होते हैं, बोले तो दोदी। इन दोनों को देख के जियान कहता है फादर सीन जुकुन। अब इस जुनर का चेहरा भी लाल हो चुका होता है। उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देख के गुयुन हंस के बोलते हैं हाँ तुम दोनों की पहले से शादी हो चुकी है, इससे मेरे दिल की कामनाएं भी पूरी हो गई हैं। लेकिन लड़के तो सच में बहुत लकी है। मैंने जुनर को तुम्हारे शाहरुख में बस उस तोश एंशिएंट गॉड जेड को लेने के लिए भेजा था। अनएक्सपेक्टेडली तोश एंशिएंट जेड तो मेरे हाथ में लगा नहीं, मेरी बेटी भी यहीं रह गई। खैर जुनर और जियान को साथ देख के गुयुन भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। आखिर कौन सा फादर नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी को इस तरीके से खुशियां मिले। गुयुन कहते हैं हाउएवर तुम्हारी हेल्प से मैं भी 2 दिन में ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। खैर तब भी ये सौदा तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। गुयुन के चेहरे के ऐसे रिलीफ से बड़े एक्सप्रेशन को देख के जियान भी तेज से हंसने लगता है। जब जियान और गुयुन के बीच में बातचीत हो रही होती है, तभी जियान सेंस करता है कि स्पेस की गहराइयों में से एक बहुत ही फ्राइटिंग एनर्जी इरप्ट हुई है। ये तुरंत ही 9 रंगों की रोशनी में बदल के चारों तरफ फैल जाती है और साथ में जियान के सामने एक फिगर मेटेरियलाइज हुआ था। ऑफ कोर्स एक कालिन थी। हम उसे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए देखते हैं। इसकी वजह से उसकी ब्यूटी और भी खतरनाक लेवल पे चली जाती है। कालिन कहती है इतने सारे सालों के बाद मैंने भी फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया। तो फिर ये 2D क्लास है। वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हुए बोलती है ये लेवल सच में दोशेन क्लास से बिल्कुल अलग है। चाहे अभी कालिन अपनी क्वीन मेडुसा के ऑरे के साथ हो, लेकिन तब भी वो अपनी बेटी को बहुत मिस करती है। वो पूछती है क्या शाओ ठीक है। जियान कालिन को देख के बोलता है शाओ टीचर को फॉलो कर रही है। टीचर खुद शाओ को अच्छे से गाइड कर रहे हैं। ये 5 लोग बातचीत करते करते बैक माउंटेन से शाओ क्लैन के एंट्रेंस की तरफ आ जाते हैं। सीन चेंज हुआ था। हम देखते हैं कि इंसान को जो जियान के कंधे को थपथपाते हुए बोलता है ये ना तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सबको संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यहाँ से जा सकते हो। वो नई दुनिया इस दुनिया की कॉन्टिनेंट से पूरी तरीके से अलग होगी, इस वजह से तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। ऑफ कोर्स इंसान जो कि जियान से इस तरीके से बात कर रहा है वो उसके फादर के अलावा कौन हो सकते थे। जब से उसके और हंटी अंडी के बीच की बैटल खत्म हुई थी, शाओ क्लैन के क्लैन हेड की पोजीशन को उसने अपने फादर को लौटा दिया था। इस समय शाओ फैमिली बहुत ही शानदार तरीके से फ्लरिश हो रही होती है। चारों तरफ शरारती बच्चे हंस खेल रहे होते हैं। जियान के 2D क्लास में ब्रेक थ्रू करने की वजह से शाओ क्लैन की ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गई होती है। इस वजह से वो लोग जिनकी जियान से काफी क्लोज ब्लड लाइन है, उनकी स्ट्रेंथ एकदम स्काई रॉकेट हो जाती है। इनके लिए इम्प्रूव करना बहुत आसान था। बस कुछ ही सालों में शाओ फैमिली अब दुखी कॉन्टिनेंट के पीक पे पहुंच चुकी है। ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा कारण जियान था। शांति से अपने परिवार से विदाई लेने के बाद ये तुरंत ही सेंट्रल प्लेन्स में अपीयर होते हैं। इन 5 को पता होता है कि दोदी को कभी न कभी इस जगह से जाना ही होगा। सेंट्रल प्लेन्स की वो जगह जहाँ पे जियान और हंटी अंडी के बीच की बैटल हुई थी, उसे लोगों के द्वारा टू दोदी माउंटेन बोला जाने लगा। इस जगह में जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। इससे एक मिस्टीरियस एनर्जी बैरियर प्रोटेक्ट करता था। फिर चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, इस बैरियर के आर पार जाना इम्पॉसिबल होता है। 5 फाइटिंग गॉड्स, वो दोदी एक्सपर्ट जो कि दुखी कॉन्टिनेंट के पिछले हजारों सालों में देखे नहीं गए, इस समय इस माउंटेन रेंज में वो 5 अपीयर हुए थे। एक ऊंचे से पहाड़ के ऊपर ये 5 लोग जो कि कुछ ही समय पहले शाओ फैमिली मंदिर में मौजूद होते हैं, वो यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। हम सबसे सामने देखते हैं जियान को, जो कि अपने दोनों हाथ पीछे करके ऊपर देख रहा होता है। उसके शरीर में से कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन एमिट नहीं होती, लेकिन पीछे खड़े 4 लोगों को दुबला पतला शरीर ऐसा लगता है जैसे आसमान को रोक ले। जियान कहता है आप दोनों के पास पहली 2D क्लास को टारगेट करने की क्वालिफिकेशंस थी, बस ओरिजिन जी की नामौजूदगी की वजह से आप दोनों आगे नहीं बढ़ पाए। अब क्योंकि परेशानी हल हो गई है, तो फिर आप दोनों की 2D क्लास में एडवांस करना नेचुरल बात है। ये सुनकर जुकुन बोलते हैं भले मैं 2D क्लास में एडवांस हो चुका हूँ, तब भी हम दोनों की स्ट्रेंथ के बीच में काफी बड़ा गैप लगता है। तुम आखिर किस लेवल पे पहुंच चुके हो? जुकुन काफी ज्यादा क्यूरियस थे। वो पाते हैं कि भले ने 2D क्लास में ब्रेक थ्रू कर रही हो कई साल हो चुके हो, लेकिन अभी वो जियान के आर पार नहीं देख पा रहे। लगता है जियान ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी है। अब इसके बारे में जियान भी हेल्पलेस था। जियान कहते हैं हाँ ये बात सच है कि पिछले कुछ सालों में रिट्रीट में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन दुखी कॉन्टिनेंट में इसकी कोई रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है। इस वजह से मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आखिरकार दुखी कॉन्टिनेंट में 2D सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस है। किसी को भी नहीं पता कि आगे के क्या लेवल्स होते हैं। बस जियान साफ तौर पर फील कर पा रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अगर अब उसकी मुलाकात हंटी अंडी से होती है तो हंटी अंडी जियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जियान फिर से अपने सिर को उठा के उस खाली आसमान को देखता है। वो खुद से बड़बड़ाती हुई बोलता है शायद वहाँ पे एक आंसर होगा। मेरे रिट्रीट के समय पे मैंने फील किया है कि मेरी वो फीलिंग और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये दुखी कॉन्टिनेंट मुझे रिजेक्ट कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे दूर
दूर से कोई आवाज मुझे पुकार रही हो। ये सुन के जुकुन के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। इस समय उनकी आंखें भी एकदम फायरी हॉट हो गई थी। वो कहते हैं उस आवाज के बारे में भी काफी क्यूरियस हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। शायद वो एक और अलग दुनिया है। इस दुखी कॉन्टिनेंट में पांचों पहले से सुप्रीम पावर हाउस बन चुके हैं, लेकिन उस मिस्टीरियस जगह पे हो सकता है कि जर्नी की बस शुरुआत हो। जियान स्माइल के साथ बोलता है तुम्हारा दिल टूट चुका है। जुगुन कहते हैं क्या तुम अलग हो? जियान नोट करने के बाद फाइनली एक सांस को भरता है। अब जब उसकी आंखें फिर से आसमान को देखती हैं, उसके चेहरे की स्माइल और भी फैल जाती है। इस समय जियान की स्माइल को देख कहा जा सकता है कि स्माइल कई सालों से अपीयर नहीं हुई है। अचानक से जियान का शरीर फ्लोट करने लगा था। उसकी आंखें देखती हैं सामने की उस टनल को जो कि न जाने कितनी मिस्ट्री से भरी हुई है। अभी उसकी वो काम आंखें फिर से एकदम हॉट हो गई थी। वो कहता है पिछले 10 सालों से ट्रेनिंग करने की वजह से लगता है मैं फाइट करने की फीलिंग को भी भूल चुका हूँ। जुकुन जो कि ऊपर उठ के जियान के बगल में आ गए थे, उनकी वो चमकती हुई आंखें सामने के पैसेज को देखती हैं। वो एक हल्की सी आवाज में कहती है क्या ये उस जगह पर जाने का रास्ता है? ये सुन के जियान अपनी बॉय से कोड लेता है, लेकिन हम उसे नोट करते हुए देखते हैं। वो कहता है अगर ऐसी बात है चलो चला जाए। ये कहने के बाद उसका शरीर और भी ऊपर जाने लगा था। जैसे जैसे उसकी बॉडी राइज होती है, हम उस खुले आसमान को अचानक से भरते हुए देखते हैं। इस समय चारों तरफ 2000 किलोमीटर का दायरा उन काले बादलों से ढक गया होता है। एट द सेम टाइम जो लोग इस सीन को देख रहे होते हैं उनके चेहरे एकदम हॉरर से भरे थे। अनगिनत लोगों की आंखों के सामने इस माउंटेन रेंज के ऊपर का स्पेस भयानक तरीके से चढ़ होने लगता है। एंड में जाके एक्सट्रीमली टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशन फैली थी, एक डार्क टनल के शेप को ले लेती है। इस काले रास्ते को देख के जियान तुरंत अपनी उंगली को फ्लिक करता है। 4 रोशनियां जोनर के हाथों में आती हैं। वो कहता है अपने सोल इम्प्रिंट के साथ अपने सोल्जर्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करो, जिससे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें एक दूसरे की लाइफ और डेथ सिचुएशन के बारे में पता रहेगा। और आप सभी इन मेडिसिन पिल्स को भी रख लो। वो अनजान दुनिया बहुत ही टेरिफाइंग है और हमें ऐसी अनजान जगह का सामना बहुत ही ध्यान से करना होगा। जब जुनर अपने हाथ को खोलती है, यहाँ पे 4 अंगूठियां मौजूद होती हैं। इनके अंदर कुछ 9th ग्रेड की गोल्डन पिल्स मौजूद थी। दूसरी क्लास में ब्रेक थ्रू करने के बाद जियान ने रिफाइन किया होता है। इस समय जियान की पिल रिफाइनमेंट स्किल्स पहले से अनमैचेबल हो चुकी हैं। अब वो इन पिल्स को आसानी से रिफाइन कर पाता है। ये 9th ग्रेड की मेडिसिन पिल्स इस जर्नी में सभी काफी ज्यादा काम आने वाली है। आखिरकार ये दूधी के द्वारा रिफाइन करी गई है। नॉर्मल मेडिसिन पिल्स इनसे कंपेयर नहीं करी जा सकती। जब जियान बात कर रहा होता है उसका चेहरा काफी ज्यादा सोलम था। इस काले रंग के रास्ते से जियान को भी खतरा महसूस हो रहा है। जियान की स्ट्रेंथ के साथ भी वो इस चीज के आर पार नहीं देख पा रहा। इस वजह से उसे और भी कॉशियस रहना होगा। जियान पीछे मुड़ के काले जुनर से बोलता है जब तुम पैसेज में एंटर करो तुम मेरे करीब रहना, हमें सेपरेट नहीं होना है। अगर तब भी तुम्हें कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो तुम्हारी सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की होगी, चाहे भले ही हमें वर्स्ट केस सिनेरियो का सामना करना पड़े। इन सोल्जर्स की हेल्प से हम एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे। किसी को भी इस नई दुनिया के बारे में कुछ खास पता नहीं होता, भले ही वो दूसरी कॉन्टिनेंट में एकदम सुप्रीम एक्सपर्ट्स बन चुके हो, ये नियम दूसरी दुनिया पर लागू नहीं होगा। कालिन और जुनर दोनों को पता होता है कि जियान की कही हर एक बात बहुत जरूरी है। इस वजह से दोनों ही लोग चुपचाप से नोट कर देते हैं। कुछ और इंस्ट्रक्शंस को इश्यू करने के बाद जियान एक गहरी सांस को लेता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो चुका था। तुरंत ही उसके दोनों हाथ जुनर और कालिन के हाथों को पकड़ते हैं। अगले पल में वो एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो बिजली की रफ्तार से ब्लैक होल की तरफ आगे बढ़ जाता है। जब पीछे खड़े गुयोन और जुकुन ऐसे सीन को देखते हैं वो भी दातिमीज के जियान को फॉलो करने लगते हैं। आसमान में टूटे हुए सितारों की तरह आगे बढ़ते हुए इन 5 लोगों को देख के जमीन पर अनगिनत लोग अपने घुटने टेक देते हैं। लोग अलग अलग अपनी अपनी आवाजों में जियान को विदाई देते हैं। इन सभी की आवाजें आसमान के बादलों को भी हटा देती हैं। इन्हें काफी लंबे समय तक सुना जा सकता था। जब स्काई मैच अलायंस के अंदर मौजूद दियालों से सीन को देखते हैं उनकी आंखें भी नम हो गई थी। वो कहते हैं लिटिल फेलो वो दुनिया से दूसरी कॉन्टिनेंट से 1000 गुना इंटरेस्टिंग होगी। ही जब मैं 2 दिन ब्रेक थ्रू करूंगा मैं भी तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तब तक तुम मेरे लिए आराम का बंदोबस्त करके रखना। भले ही शाओशा कितनी पावरफुल हो चुकी हो, जब उन तीनों लोगों को जाते हुए देखती है उसकी आंखों से आंसू नीचे गिरने लगते हैं। वो कहती है फादर मदर जुनर जब मैं 2 क्लास में पहुंचूंगी मैं आपको ढूंढने जरूर आऊंगी। जिया भी बड़बड़ाती हुई बोलती है जियान तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, आखिर मुझे तुम्हारी और भी मेडिसिन चाहिए। एंड इज अ न्यू बिगिनिंग, शायद ये सीन इस सेंटेंस को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। अभी जियान के दिल में भी काफी ज्यादा एंटिसिपेशन होती है। वो कहता है मैं जियान अब इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हूँ। तैयार तो मैं भी हूँ इस पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए। अब बस इसका आगे बढ़ना आप पे डिपेंड करता है। ये एपिसोड बेसिकली वहां तक था जहाँ पे बीटीएच का ऑफिशियल एपिसोड एंड हुआ है। बेसिकली इसे मैंने दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए एक्सप्लेन किया है। आप सभी के इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे काफी एक नई सीरीज आने वाली है। आगे आने वाली कुछ एपिसोड्स में आप सभी कमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस वजह से अपने सजेशंस को कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं भी जान सकूं क्या मुझे स्टोरी कंटिन्यू करनी चाहिए।
चाहिए। आई नो तुम में से कई लोग कहने वाले हो कि ऐसा तो पिछला वाला एपिसोड ही था, लेकिन एक नई बिगनिंग है। इस वजह से दोनों स्टोरीज के बीच में रिलेशन बनना काफी जरूरी था, क्योंकि एक बार हमारा रॉकेट लॉन्च हो गया तो फिर काफी लंबा जाने वाला है। इस वजह से हमें शुरुआत में कभी ध्यान रखना होगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप को, क्योंकि काफी जल्दी हम मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस अवेलेबल करवाने वाले हैं, जिससे वो एक एपिसोड आगे देख पाएंगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।